हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ श्रीजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया इंटरेस्टिंग सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। वैसे एक बात बताओ कि 5 करोड़ से भी ज्यादा कीमत का घर अगर आपको 1.5 करोड़ में मिले तो लेना चाहिए या फिर नहीं? मुझे पता है यहाँ पर कई लोग बोलेंगे अरे सर 1.5 करोड़ भी तो होने चाहिए। कोई नहीं, वो भी हो जाएंगे। पर मान लो आपके पास हो तो आप वो 5 करोड़ का घर 1.5 करोड़ में खरीदोगे या नहीं? ये जानने के लिए कहानी पूरी सुनो और अपने व्यूज भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगर आपको ऐसा ऑफर मिलेगा तो आप ये घर लेना चाहेंगे या फिर नहीं। हमारी आज की कहानी हमारे साथ आयशा ने शेयर की है, जो बेंगलोर से बिलोंग करती हैं। और यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो उनकी फ्रेंड रत्ना के साथ हुआ है, जहां न सिर्फ उसे बल्कि उनके पूरे परिवार को एक सुपर नेचुरल एंटिटी के रैथ यानी क्रोध का सामना करना पड़ा और पूरा परिवार बर्बाद होने की कगार पे आ गया। इस घटना के दौरान खुद आयशा ने भी कुछ ऐसा महसूस किया जिसे आज तक वो पूरी तरह समझ नहीं पाई है। आयशा और रत्ना दोनों ही साथ में ज्योति निवास ऑटोनोमस कॉलेज बेंगलोर में पढ़ाई कर रही थी। कहानी की शुरुआत होती है 2014 से। इनकी फ्रेंड रत्ना उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि उसके माता पिता ने बेंगलोर की एक बहुत ही पॉश कॉलोनी, वहां पर एक 4 BHK विला खरीदा था। विला बहुत ही सुंदर था। रत्ना का परिवार बेसिकली एक संपन्न गुजराती परिवार था। वो अपने माता पिता, छोटे भाई और दादी के साथ रहा करती थी। रत्ना एक हंसमुख, चंचल, मोटी ताजी लड़की थी जिसे छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसका नया कमरा उसके हिसाब से सजाया जाएगा जब उसका इंटीरियर होगा। पूरा परिवार इस घर को लेकर बहुत खुश था, लेकिन जिस बात ने आयशा को चौंकाया वो थी इस प्रॉपर्टी की कीमत। बेंगलोर के विल्सन गार्डन जैसे इलाके में 4 बेडरूम वाला विला कम से कम 5 करोड़ या शायद उससे भी ज्यादा का होता है, लेकिन रत्ना के पिता ने इसे मात्र 1.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। ये बहुत अजीब बात थी। आयशा ने रत्ना से पूछा भी, लेकिन वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। आयशा ने भी इग्नोर कर दिया और क्योंकि इनके मिड टर्म जो पेपर्स थे वो पास में आ गए थे तो ये सब उनकी तैयारियों में लग गए और ज्यादा कुछ पूछताछ आयशा ने भी यहां पर नहीं की। कुछ दिन बाद रत्ना ने आयशा को अपने गृह प्रवेश का जो फंक्शन था उसमें इनवाइट किया। आयशा भी अपनी दोस्त के नए घर को देखने के लिए एक्साइटेड थी और इसी वजह से आयशा बाकी मेहमानों से थोड़ा पहले पहुंच गई ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। जैसे आयशा घर के अंदर जाती है, उसने देखा कि उनके घर के बीच में हवन की अग्नि जली हुई है। वहां हवन चल रहा है और एक पंडित जी बैठे हैं और वो सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। ये सब हो ही रहा था कि तभी अचानक से एकदम से हवन की अग्नि बुझ गई और जैसे हवन की अग्नि बुझी, वो जो पूजा कर रहे स्वामी जी थे उनके चेहरे के ऊपर शिकन आ गई और उन्होंने बोला ये तो अपशकुन हो गया है, ऐसे अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। उनकी बात सुनकर रत्ना की मां तुरंत रसोई में भागी और घी लेकर आई ताकि स्वामी जी अग्नि को फिर से प्रज्वलित कर सके। लेकिन वो पूजा, उसमें बार बार कोई ना कोई रुकावट आ रही थी। जिस तरह से उन्होंने अग्नि जलाई और जैसे अग्नि जलाकर उन्होंने मंत्र उच्चारण शुरू किया, अचानक हॉल की खिड़की तोड़कर एक पक्षी अंदर आ गया और जोर जोर से वहां पे चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर पंडित जी ने मंत्रोच्चार रोक दिया और इसी दौरान, जस्ट इसी मोमेंट पर, जो रत्ना का भाई था वो सीढ़ी से कुछ सामान लेकर आ रहा था और अचानक से उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आके गिरा, जिसकी वजह से उसका एक कंधा डिसलोकेट हो गया। सब लोग उठे, उसे संभाला, उसके कंधे को ठीक किया, उसके ऊपर स्प्रे वगैरह लगाकर उसको बिठाया गया। इतना ही नहीं, उस दिन मेहमानों के लिए चाय वगैरह बनाने के लिए उनका जो नौकर था और जो दादी थी वो बार बार दूध उबालने की कोशिश करती रही। मैं आपको बता दूं, इनकी दादी नौकर को बार बार बोलती कि भाई दूध उबालो, लेकिन वो हर बार बोलता कि दूध फट गया है। इसके बाद उसकी दादी खुद उठकर गई और उन्होंने दूध चढ़ाया और देखा कि कुछ देर के बाद वो दूध भी फट गया था। ऐसा नहीं था कि वो, मतलब जो दूध की पैकेट्स आते हैं वो एक ही जगह से थे, उन्होंने अलग अलग जगह से पैकेट्स मंगाए, लेकिन हर बार घर के अंदर जैसे वो दूध उबालते, दूध फट जा रहा था। परिवार के लिए सारी बातें हैरान कर देने वाली थी। आयशा ये सब देख रही थी और रत्ना के चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी।
आयशा तुरंत उसके पास गई। उसने आयशा को ऊपर अपने कमरे में ले जाकर बताया कि जब से वो इस घर में आए हैं, तब से इस घर में अजीब-अजीब घटनाएँ घट रही हैं। जैसे पूजा का सामान खराब होना, दूध फटना, भाई का गिरना, ये सब कुछ उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आयशा ने कहा कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। अब यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही आयशा रत्ना के कमरे में पहुंची, उसे उस कमरे के अंदर एक अजीब सा वेट महसूस हुआ, बोझ। हवा बहुत भारी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हवा उसके शरीर को दबा रही है। उसे एकदम से उसका जी मिचलाने लगा, उल्टी जैसा उसे महसूस होने लगा। उसने रत्ना से कहा मुझे बड़ा अजीब से लग रहा है, जी खराब सा हो रहा है। तो रत्ना ने कहा तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। और उसे अपने बेड पर बिठाकर वो पानी लेने नीचे चली गई। अब वहां बैठकर आयशा ने कमरे को गौर से देखा। एक बड़ा मास्टर बेडरूम था, जिसके सामने दीवार पर शीशा था और शीशे में बेड के पीछे की दीवार का रिफ्लेक्शन था। जो बेड के पीछे की दीवार थी, वो ऊपर छत तक पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं थी। बेसिकली वो एक पार्टीशन था। छत और उस पार्टीशन के बीच में अच्छा खासा गैप था। इतना गैप था कि कोई आदमी आसानी से उस पार्टीशन पर बैठ सकता है। बेड पर बैठी बैठी आयशा शीशे में अपनी परछाई देख रही थी कि तभी अचानक से उसे सड़े हुए अंडे या मछली के जैसी स्मेल आने लगी। वो स्मेल इतनी तेज थी कि आयशा को अपनी नाक बंद करनी पड़ी। और जैसे उसने नाक बंद करी, अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी। उसे एक आवाज सुनाई दी जैसे उस पीछे वाली दीवार यानी पार्टीशन के ऊपर कोई चढ़ रहा हो। उसने घूमकर शीशे में देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। लेकिन उसकी अंतरात्मा, उसका दिल कह रहा था कि आयशा, कोई इस दीवार पर बैठा है और वो अपने पैर झुला रहा है। आयशा का सिक्स सेंस काम कर रहा था। उसे धप धप बार बार जैसे कोई बैठकर अपने पैर ऐसे ऐसे हिलाता है ना, उस पार्टीशन के ऊपर कोई बैठा हुआ है और अपने पैर हिला रहा है। और उसके पैर जब उस पार्टीशन को टच कर रहे हैं, जैसी आवाज आती है, बिल्कुल वैसी आवाज आयशा के कानों में आ रही थी। लेकिन सामने मिरर में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब होते ही आयशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर एक जगह पर अटक गया। वो उठकर भागना चाहती थी, लेकिन हिल भी नहीं पा रही थी अपनी जगह से। वो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी। और तभी अचानक पीछे से धप की आवाज आई। धप की आवाज जैसे कोई उस दीवार से कूदकर बिस्तर पर गिरा हो। और बस ये होते ही आयशा ने ना आओ देखा ना ताओ, और वो सीधा जान बचाकर वहां से भागी। वो जितना तेज भाग सकती थी वो उतना तेज भागी। कमरे से सीढ़ियों से उतरकर वो भाग रही थी। सामने से रत्ना जो थी वो पानी की ट्रे लेकर आ रही थी, और उसने अपने सामने से आयशा को बिना कुछ बोले हुए, बिना रुके, बिना उसे देखे भागते हुए देखा। आयशा इतनी तेज भागी कि जो लोग हवन करते हुए भी देखे एकदम से कौन गया। इधर पीछे से रत्ना भी उसके पीछे भागी, लेकिन आयशा बिना पीछे मुड़े बस भागती रही। और उसके मुताबिक करीबन 2 किलोमीटर भागने के बाद उससे एक ऑटो मिला। उस ऑटो को उसने पकड़ा और सीधे अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर वो नहाई और घर पर बैठकर बार-बार आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। वो इतनी बुरी तरह से डर गई थी कि वो उस मोमेंट, उस दिन को भूल जाना चाहती थी। खैर इसके बाद रत्ना के घर में पूजा कंप्लीट हुई नहीं हुई, आयशा को कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन जब रत्ना उसे कॉलेज में मिली, तो रत्ना ने आयशा को देखकर कहा, अरे आयशा, तू तो ऐसे भागी जैसे उसेन बोल्ट हो। क्या हुआ भाई, तू ऐसे घर से एकदम से किस चीज से डर कर भागी थी? सब खड़े होकर मुझे पूछ रहे थे कि भाई क्या हो गया इस लड़की को, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया, तू बता ऐसा क्या हुआ? तो रत्ना ने उससे पूछा तो सही, लेकिन आयशा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसे लगा कि शायद या तो मेरा वहम है, या फिर अगर मैं बोलूंगी तो हो सकता है कि वो डर जाएगी। उसने रत्ना से सिर्फ एक ही बात कही कि यार प्लीज इस बारे में ना मुझसे कुछ मत पूछना। ठीक है, अब टाइम गुजरता गया। थोड़े टाइम के बाद रत्ना की दादी, जो बिल्कुल हेल्दी थी, ठीक थी, अचानक से उनको गठिया यानी आर्थराइटिस जैसी बीमारी हो गई। रत्ना बहुत परेशान और चुप चुप रहने लगी थी, और इस वजह से उसके जो मिड टर्म एग्जाम्स थे वो भी खराब हो रहे थे। लेकिन असली परेशानी रत्ना की पढ़ाई नहीं, बल्कि उसका घर था। उसके पिता का बिजनेस, जिसके बदौलत उन्होंने एक घर खरीदा था, वो अब घाटे में जाने लगा था। उसकी माँ, जो बहुत ही केयरिंग थी, अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा को ध्यान रखा करती थी, उनका गुस्सा अब हर बात पर इतना भड़क उठता था
कि वो किसी को कुछ भी बोल देती थी और बोलने से पहले सोचती नहीं थी। पूरी पूरी रात इनके घर में कलेश चलता रहता था और घर के झगड़े पूरी तरह से बढ़ने लगे थे। रत्ना धीरे धीरे और ज्यादा चुपचाप और उदास रहने लगी। वो किसी से भी इंटरैक्ट नहीं करती थी और अगले 6 महीने बीतते बीतते हालात और बिगड़ गए। रत्ना जो कि अच्छी खासी थी हेल्थ के अंदर, उसका वजन तेजी से घटने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले काले घेरे, काले बैग्स बन गए थे और उसने लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दी थी। आयशा ने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन रत्ना हर बार उसको इग्नोर कर देती थी। एक दिन की बात है, कॉलेज के वॉशरूम में आयशा ने देखा कि रत्ना की गर्दन के नीचे एक बहुत गहरा खरोंच जैसा निशान है, जैसे किसी ने नाखूनों से छील दिया हो। वो उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आयशा की नजरें उस निशान पे पड़ गई और रत्ना उसे छुपाने में नाकाम रही। उसने रत्ना से पूछा तो उसने टालने की कोशिश की, लेकिन इस बार आयशा ने एक दोस्त का फर्ज निभाया। उसने जबरदस्ती उससे कहा कि आज तू मेरे साथ सीसीडी चलेगी। सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे, आप सभी जानते हैं। वहां दोनों पहुंचे। इत्मीनान से उसे लेकर आयशा बैठी और उससे बोला कि अब तू मुझे सारी बात बता कि आखिर तेरे साथ क्या चल रहा है। फिर उसने वहां बैठकर आयशा को अब तक की सबसे डरावनी कहानी सुनाई। उसने कहा, आयशा, जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। दिन में हमारे घर में झगड़े होते हैं और रात में अनजान सायों का डर। ऐसा लग रहा है जैसे हम घर में नहीं, हम किसी कब्रिस्तान में रह रहे हो। पूरी पूरी रात मुझे अपने पास किसी होने का एहसास होता है। कमरे में किसी के चलने की आवाजें आती है। कई बार रात को मेरे बेड के सामने मिरर में एक परछाई दिखती है। पूरी रात में डर के मारे सो नहीं पाती हूँ और सुबह उठते ही घर में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। मैं सो रही होती हूँ और जब सुबह उठती हूँ तो मेरे शरीर पर ये इस तरह के खरोंचों के निशान होते हैं। तुझे पता नहीं, मेरे पूरे शरीर के ऊपर खरोंचे पड़ी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पापा का बिजनेस डूब रहा है। वो जो भी काम करते हैं उसमें लॉस हो रहा है। कई बार मम्मी किचन में काम कर रही होती है और उन्हें खींच के थप्पड़ पड़ते हैं, ऐसे कि गाल पर हाथ के निशान छप जाते हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता है। मेरा भाई जब अपने कमरे में सोया होता है तो उसकी चादर रात में कोई खींच लेता है। उसे लगता है जैसे कोई उसके सीने पर बैठा है। उसके कमरे का सामान रात भर इधर से उधर, रात भर में पूरा इधर से उधर फैल जाता है और कई बार तो उसकी आंखों के सामने चीजें इधर से उधर उसे जाती हुई दिखाई देती है, जबकि वहां पर कोई नहीं होता। उसकी सारी बातें सुनकर आयशा हैरान रह गई। वो रत्ना को लेकर सीसीडी के वॉशरूम में गई और उसने उसकी गर्दन, कंधे और पीठ देखी। वहां पर सचमुच पंजों से खुरचने के निशान थे। उसकी हालत देखकर आयशा की भी रूह कांप गई। तब उसने भी हिम्मत करके उसे अपना वो एक्सपीरियंस बताया जो उस दिन, गृह प्रवेश वाले दिन, उसने उसके कमरे में एक्सपीरियंस किया था। उसकी बात सुनकर रत्ना पहले तो सन्न रह गई और फिर रोने लगी। उसने कहा, तेरी बात ने तो मेरे डर को सच साबित कर दिया है। मुझे हमेशा लगता था कि शायद मैं ही पागल हो रही हूं और ये सब कुछ मेरे दिमाग का धोखा है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि हमारे घर में कुछ ना कुछ है। लेकिन यार, तूने ये सब मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? अगर तू उस दिन बता देती तो हो सकता है शायद आज हमारी ये हालत ना होती। आयशा ने उसे बताया कि यार, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मुझे लगा शायद मेरा भी वहम हो सकता है और मैं बोलती तो तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे नए घर के बारे में क्या बोल रही हूँ। मैं तो बस उस दिन को भूल जाना चाहती थी। उसकी ये बात सुनकर रत्ना ने तुरंत अपने फादर को फोन किया और जो कुछ आयशा के साथ हुआ था उसने वर्ड बाय वर्ड अपने फादर को बताया। ये बात सुनकर उसके पिता ने बिना देर किए गुजरात से एक सिद्ध स्वामी जी थे, उनको बुलाया। स्वामी जी जब बेंगलोर पहुंचे और इनके घर के यहां पहुंचे तो उन्होंने बाहर खड़े होकर घर को देखा, लेकिन उन्होंने अंदर जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे समय लगेगा, मैं अभी अंदर नहीं जाऊंगा। मेरी व्यवस्था होटल में ठहरने की करवाओ। उनको होटल में ठहराया गया और उनके कुछ और शिष्यों को भी बुलाया गया। अब ये बात रत्ना और उसके परिवार को और भी ज्यादा डरा गई। सोचो, एक सिद्ध स्वामी जिसने जीवन भर भूत प्रेत देखे हैं, वो भी इस घर में घुसने से डर रहा था
और उसी घर में रत्ना के पूरी परिवार को रोज रहना पड़ रहा था। अगले दिन उनके बाकी शिष्य भी आ गए। वो सब नजदीक के एक मंदिर में गए, वहां पूजा और परिक्रमा की और फिर उन्होंने इनके घर में प्रवेश करने का समय तय किया। रत्ना बताती है कि उनका आगमन इतना दिव्य था कि कई दिनों के बाद पूरे परिवार को सुरक्षित महसूस हो रहा था और घर में पॉजिटिविटी फील हो रही थी। 8 पंडित घर में एक घेरे में बैठे और उन्होंने हवन शुरू किया। उनसे स्वामी जी ने पहले चारों ओर पवित्र रेखा खींची और फिर गोला बनाया और पूरे परिवार को उसके अंदर बैठने का निर्देश दिया। जैसे हवन शुरू हुआ, सबको एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस होने लगी। रत्ना ने बताया कि उन सबको ये साफ साफ लग रहा था कि घर के आंगन और गलियारों में कोई दौड़ रहा है। स्वामी जी बार बार घर में इधर उधर देख रहे थे, जैसे उन्हें कोई दिखाई दे रहा हो। उनके इन एक्सप्रेशंस को देखकर हम सारे घर वाले बुरी तरह डर गए थे, लेकिन उन्होंने इन सबको चेतावनी दी कि कोई भी डरकर इस घेरे से बाहर मत निकलना। 4 घंटे तक लगातार हवन चला। पूरे घर का एटमॉस्फेयर भारी और डरावना हो रखा था, लेकिन जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे वो जो भी ताकत घर में भरी हुई है वो निकल रही है। और करीबन 4 घंटे के बाद स्वामी जी ने एक आदेश दिया, तुम सब लोग जल्दी से अपने अपने कमरे में जाओ और सिर्फ जो जरूरी सामान हो वो उठा कर ले आओ। कुल चीजों का 10% से ज्यादा मत लेना, बाकी सब यहीं छोड़ दो। तुम्हारा जो भी नुकसान होगा भगवान उसकी भरपाई करेंगे और 15 मिनट में वापस आ जाना। यह सुनकर पूरा का पूरा परिवार सन्न रह गया। नया घर, नया सामान, सब कुछ यहीं छोड़ना है। इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रत्ना ने बताया कि आयशा, हमें 15 मिनट में अपना पूरा जीवन समेटना था। सब अपने अपने कमरों में गए, मैंने बस कुछ कपड़े, अपनी किताबें और गहने उठाए। इसी तरह माँ ने भी सिर्फ अपने गहने, पिताजी ने कुछ कैश और जरूरी फाइलें वगैरह उठाई और 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा परिवार जहां हवन हो रहा था वहां पर आकर बैठ गया। जैसे ही बैठे, इन्होंने अपना सामान वगैरह रखा और तभी घर के अंदर अचानक से अजीब अजीब इंसिडेंट यानी घटनाएं होने लगी। बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं थी, लेकिन घर के अंदर अचानक से तेज हवा चलने लगी, जैसे घर के अंदर कोई इनविजिबल फोर्स, कोई अदृश्य शक्ति घुसाई हो। पूरे घर में कदमों की आवाजें गूंजने लगी, गुस्से में किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। पूरा का पूरा परिवार सहम गया, लेकिन स्वामी जी ने बिना विचलित हुए अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। 2 घंटे तक और हवन चलता रहा और फाइनली वो सब स्वामी जी उठे। पूरे घर में उन्होंने पवित्र जल छिड़का और परिवार को बाहर ले गए और उसके बाद उन्होंने इनके पिताजी से कहा, सीधा गाड़ी में बैठो और यहां से निकल जाओ और इस घर की तरफ पीछे मुड़कर मत देखना। परिवार ने बिल्कुल वैसा ही वैसा किया। उस रात वो एक होटल में रुके और रात को रुकते रुकते ही उसके फादर ने अपनी फैमिली के लिए एक किराए का फ्लैट ढूंढ लिया था। वो सिद्ध स्वामी जी ने उस विला को सील कर दिया और आकर इनको चेतावनी दी कि कभी भी उस घर के पास मत जाना। उन्होंने ये भी बताया कि इस घर के अंदर एक क्रोधित औरत की आत्मा बंधी हुई है और वो ये नहीं चाहती है कि इस घर के अंदर कोई और रहे। कई दिनों के बाद ये परिवार जब होटल में सोया तो इन्होंने चैन की नींद ली, वरना ये बेचारे पूरी पूरी रात नहीं सो पाते थे। इसके बाद इन्होंने जो किराए का फ्लैट लिया वहां पर ये लोग रहने लगे और धीरे धीरे इनकी जो जिंदगी थी वो पटरी पर आने लगी। इनकी दादी का गठिया तो जैसे एक मिथ थी, वो बिल्कुल अपने आप ही ठीक हो गया। इनके पिता का व्यापार कुछ ही महीनों में दोबारा से पटरी पर आ गया। इनका भाई डिप्रेशन से बाहर निकल आया और इनके घर में शांति लौट आई। उन्होंने एक नया अपार्टमेंट खरीदा और इस बार उन सिद्ध स्वामी जी से सलाह लेकर। जैसे मैंने आपको बताया, जिस दिन उस किराए के घर में पहुंचे उस रात इन्होंने कई महीनों के बाद चैन की नींद सोई और उस एक रात ने इन सबको यकीन दिला दिया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन रत्ना के फादर वो इंसान नहीं थे जो धोखा देने वाले को इतनी आसानी से छोड़ दे। वो उस ब्रोकर के पास पहुंचे, उसको पकड़ा और उससे सच्चाई उगलवाई जिस ब्रोकर ने उन्हें वो विला बेचा था। और तभी असली राज सामने आया। वो विला दरअसल एक बड़े नेता की बेनामी प्रॉपर्टी थी। ये घर उसने अपनी
दूसरी पत्नी के लिए बनवाया था, जिससे उसको 2 बच्चे थे। लेकिन नेताजी के इस कांड के बारे में उनकी पहली पत्नी को पता चल गया, और जब उसे पता चला तो उसने तूफान मचा दिया। उसने उस घर में गुंडे भेजकर उनकी दूसरी पत्नी को धमकाया, उसके बारे में बदनामी फैलाई और उसे कहा कि यहां से निकल जाए। अब जब ये सारी बात हुई तो एमएलए ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए उस दूसरी पत्नी से नाता तोड़ लिया। अकेली औरत और 2 छोटे बच्चे वो उस घर के अंदर रहने लगे, और वो औरत चिंता और डिप्रेशन में डूब गई। वो उस एमएलए को फोन करती थी, लेकिन वो फोन तक नहीं उठाता था, और एक दिन उसने टूटकर एक ऐसा कदम उठाया जिससे वापसी संभव नहीं थी। उसने पहले अपने बच्चों को जहर दिया और फिर खुद भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वो नेता इस खबर से बुरी तरह डर गया और उसने पूरी घटना को छिपाने की कोशिश की, और वो तीनों लाशें उसने उस घर के अंदर ही दफना दी, और पूरे मोहल्ले में यह अफवाह फैलाई कि वो अपने बच्चों को लेकर मायके चली गई है। आसपास रहने वाले किसी भी इंसान को सच्चाई का पता नहीं लगा। यानी रत्ना और उसका परिवार जिस घर में रह रहा था, उस घर के अंदर एक मां और उसके 2 छोटे बच्चों की लाशें दबी हुई थी। रत्ना के परिवार को जब ये सच्चाई पता लगी तो उनकी रूह कांप गई। उन्हें लगा कि उन्होंने उन आत्माओं के दर्द में अनजाने में ही कदम रखा था। वो विला आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन उसकी बदनामी के कारण उसे कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। वो अब भी रत्ना के पिता के नाम पर ही है। ये घटना ना सिर्फ रत्ना और उसके परिवार को हिला गई, बल्कि आयशा को भी एहसास दिला गई कि आयशा भी नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकती है। और आयशा कहती है कि उस दिन उसके साथ जो हुआ उसे जिंदगी भर नहीं भुला पाएगी, और आज भी कई बार सपनों में वो इवेंट उसके सामने वापस घूमता है। वो तो समय रहते आयशा ने रत्ना को कन्फ्रंट किया, उससे पूछा क्या चल रहे थे लाइफ में, उसने बताया, फिर आयशा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और किस्मत से इनके पिताजी को एक सिद्ध स्वामी जी मिल गए। लेकिन अगर वो नहीं मिलते तो हो सकता है कि ये घर इस परिवार के किसी इंसान की जान भी ले सकता था। तो देखा आपने किस तरह से एक लुक्रेटिव डील, एक अच्छा खासा पॉश कॉलोनी का घर जब उनको 1/3 रेट में मिल रहा था, तो बीइंग अ बिजनेस माइंडेड पर्सन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यार ये तो बहुत बढ़िया डील है। हमारे सामने वैसे कई डील्स आती हैं, लेकिन अगर आपके सामने ऐसी कोई डील आए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि डील मत लो, मैं ये कहूंगा कि पहले अच्छे से छानबीन कर लो। आपके जो भी गुरुजी हो, पंडित जी हो, उनको दिखा लो, ये कंफर्म कर लो कि जहां आप जा रहे हो वहां पहले से कोई अदृश्य परिवार तो नहीं रह रहा है, वरना वो आपका जीना हराम कर सकता है। वैसे क्या आपके सामने भी कभी कोई ऐसा किस्सा आया है जहां पर एक अच्छी डील लेकर परिवार वालों ने कोई जमीन या घर खरीदा हो और उसके बाद वो बर्बाद हो गए हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।